वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग प्लेट्यू के बारे में देखेंगे, यानी पठार के बारे में देखेंगे। ये जो टॉपिक है पठार, ये आपको टीजीटी में आपका डायरेक्ट मेंशन है, साथ ही साथ यहाँ पे पीजीटी में भी पूछा जाता है। पीजीटी का यदि हम लोग देखें तो सिलेबस के अनुसार यूनिट 2 है। सिलेबस के अनुसार आपका ये यूनिट 2 है। टीजीटी में डायरेक्ट मेंशन है टॉपिक आपका प्लेट्यू, उसके टाइप्स, पर्वत है उसके टाइप्स हैं, मैदान है उसके टाइप्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लेट्यू के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके एग्जाम्पल के बारे में, साथ ही साथ उसके आर्थिक महत्व पे भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और इससे रिलेटेड जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों पर भी यहाँ हाईलाइट किया जाएगा, कहाँ पे किस तरह से प्रश्न आपका पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं जो आपका टीजीटी पीजीटी का चल रहा है, साथ ही साथ नेट का भी स्टार्ट हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे 8318011238 पर व्हाट्सएप करके आपको जिस भी कोर्स में ज्वाइन करना है आप वहाँ पे कोर्स का नाम लिख के सेंड कर दीजिए, वो आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग प्लेट्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक तो प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पूछ लेता है कि कौन सा किस श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आता है। तो जो आपका पठार है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पठारों की गणना की जाती है, पठारों को शामिल किया जाता है। ठीक, ऊंचाई की दृष्टि से हम लोग देखें तो जो पर्वत है, यदि आप देखेंगे सबसे ऊंचा क्या होता है? पर्वत। इसके जो शीर्ष होता है वो नुकीला होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पठार, पठार के बाद आपका आ जाता है मैदान। ठीक, तो यदि ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो उच्चावच का जो क्रम यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 1 पे आपका ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे मैदान होगा। किस दृष्टि से? जब हम लोग हाइट के पर्पज से ध्यान देंगे, हाइट को के कैलकुलेशन की दृष्टि से देखेंगे। क्लियर हुआ? यदि यहीं पे हम लोग विस्तार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार किसका है? मैदानों का पाया जाता है, तो 1 नंबर पे मैदान आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे पठार हैं 2 नंबर पे, उसके बाद आपका पर्वत या पहाड़ी। ठीक, तो यदि आपसे प्रश्न इस तरह से पूछे कि ऊंचाई के अनुसार पठारों का किस क्रम में पठारों को शामिल किया जाता है, तो दूसरे नंबर पे है। क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार भी ये दूसरे नंबर पे है। पहले पे आपका मैदान हो जाता है क्षेत्रीय विस्तार में। क्षेत्रीय विस्तार का मतलब यहाँ पे यही एरिया से लेके हुआ। ठीक, नीचे देखिए यहाँ पे इंक्लूड भी है कि भूपटल पर कौन कौन सी उच्चावच सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भूपटल पर यदि हम लोग देखें तो 41% पे आपका क्या है? मैदान पाए जाते हैं। 33% पार्ट पे पठार हैं, 14% भाग पे पहाड़ियाँ हैं और 12% पर पर्वतों का विस्तार देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार दिया गया है। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि भूपटल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, पठारों का विस्तार पाया जाता है? तो मैदानों का 41 यानी 41%, पठारों का 33 यानी 33%। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा पठारों के बारे में आप डेफिनेशन देख लीजिए या इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। पठार क्या होते हैं? पठार सागर तल से 300 से लेके 1000 मीटर की ऊंचाई वाले उच्चावच होते हैं। उनका ऊपरी भाग क्या होता है? सपाट होता है, मेज की तरह होता है, चौरस ढाल वाला होता है। वो इनके ढाल क्या होते हैं? खड़े ढाल वाले होते हैं। कम से कम एक पार्ट जो है इसका खड़ी ढाल या सपाट वाले ढाल का किनारा होता है। ठीक, कैसा होता है? इनका जो शिखर है वो छोटे छोटे उच्चावच की असमानताओं को छोड़ के बल्कि क्या होता है उसमें वो चौरस होते हैं, अधिक विस्तृत होता है। लेकिन मैदानों की अपेक्षा क्या है, जो पठार होते हैं इनका उच्चावच थोड़ा सा ऊपर होता है और पठारों पर छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, नदी घाटियाँ। यहाँ पे जो घाटियों की गहराई है वो कम हुआ करती है पठारों पे, क्योंकि ये
पठार जो है ज़्यादातर लावा निर्मित हैं या अन्य चट्टानों से बने हैं, इसलिए यहाँ पे कटाव नदियाँ कम कर पाती हैं मैदानों की अपेक्षा। इसलिए यहाँ पे जो नदी घाटियों की गहराई है वो अपेक्षाकृत मैदान में निर्मित नदी घाटियों से कम गहरी होती है। पठारों का ऊंचाई के संदर्भ में प्रायः मतभेद रहा है। कई किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कहेंगे सर इतनी ऊंचाई पे भी पठार मिलते हैं, तो वही बात आगे है कि ऊंचाई के संदर्भ में हम लोग देखें तो ये काफ़ी मतभेद का विषय रहा है, क्योंकि कुछ पठार 1000 मीटर से अधिक भी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लेकिन एक आदर्श दशा के अंतर्गत हम लोग माने तो 300 से लेके 1000 तक ज़्यादातर जो पठारों की ऊंचाई है वो इसी के आसपास देखी जाती है। इसीलिए हम लोग 1000 से अधिक जो ऊंचे उच्चावच दिखाई देते हैं उनको हम लोग मान लेते हैं कि ये पर्वत हैं। बस होना क्या चाहिए पर्वतों के लिए, क्या शर्त है कि पर्वतों के लिए शर्त ये है कि उनका जो शीर्ष भाग हो वो नुकीला होना चाहिए, चौरस नहीं होना चाहिए पठारों की तरह। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे अपवाद के रूप में कुछ पठार हैं उनकी ऊंचाई जिनकी 1000 से अधिक है, यानी कि कुछ जो 2000 से लेके 5000 मीटर से ऊंचे अधिक पठारों के उदाहरण मिलते हैं। जैसे 2500 मीटर पे आपका कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार जो आपका यूएसए में है ये 2500 मीटर ऊंचाई पे है। अपलेशियन पठार है, किसका है? अपलेशियन का पठार है जो 1000 मीटर के आसपास जिसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे 5000 मीटर पे आपका तिब्बत का पठार स्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पठार भी कहा जाता है। यदि हम रांची के पठार का एग्जाम्पल लें तो ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है इसका कि रांची का जो पठार है ये 600 मीटर ऊंचाई का है। ठीक, तो आपका 300 से लेके 1000 के बीच में भी ये आ जा रहा है। हम लोग इसके फॉर्मेशन की बात करने के बजाय हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा जो आपके टीजीटी और पीजीटी के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे क्रिस्टल बेंडिंग या अपवार्पिंग की तरह से भी आपका ज्वालामुखी से निर्मित पठार होता है। आगे आपका टाइप्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 में वर्गीकरण को भी विभिन्न आधारों पे अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन जो प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा यही आपका 6 टाइप के हम लोग देखते हैं। ठीक, यदि और बहुत ज़्यादा आप निम्न स्तर से इसका वर्गीकरण करेंगे तो इसमें ढेर सारे आपको वर्गीकरण देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। जैसे आप जलवायु के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो आपको शुष्क पठार हो गया, शुष्क पठार में आपका पोटवार का पठार मिलता है। ह्यूमिड प्लेट्यू यानी आर्द्र पठार देखने को मिलता है। तो आर्द्र में आपका कौन सा पठार है? आसाम का पठार है। ठीक, आसाम का पठार है। हिम पठार, आइस प्लेट्यू आपका ग्रीनलैंड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो एक पटल विरूपणी यानी डस्ट ऑफ प्लेट्यू के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे। इसमें आपका प्रमुख रूप से 3 जो है ये पटल विरूपणी पठारों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। ठीक, अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा नंबर है गिरिपथ पठार यानी पिडमॉन्ट प्लेट्यू, तीसरा आपका है गुंबदाकार पठार यानी डोम शेप्ड प्लेट्यू, और चौथा आपका है महाद्वीपीय पठार यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, और पांचवा आपका तटीय पठार यानी कोस्टल प्लेट्यू, और छठा है आपका ज्वालामुखी पठार यानी कि वोल्केनिक प्लेट्यू। क्लियर हुआ इतना? तो वर्गीकरण आपने देखा, कितने वर्गीकरण? 6 वर्गीकरण है। फिर से देख लीजिए। अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, गुंबदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और ज्वालामुखी पठार। नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है, इंटरमोंटाने प्लेट्यू क्या होता है। इंटरमोंटाने प्लेट्यू क्या होता है? यदि हम लोग देखें तो इसका जो निर्माण है ये अंतर्जात बलों के द्वारा बलित पर्वतों के साथ ही इसका निर्माण होता है, जो अंतर्जात
अंतर पर्वतीय पठार होते हैं। तो प्रश्न आएगा कि अंतर पर्वतीय पठारों का निर्माण किन पर्वतों के साथ होता है। तो आप बताएंगे कि जो वलित पर्वत होते हैं आपका, उनके साथ जो इनका निर्माण होता है क्रिटेशियस काल के आसपास देखा जाता है। ये चारों पर्वतों से घिरा होता है, यानी चारों ओर से जो है माउंटेन से ये आपका घिरा होता है जो प्लेट्यू होता है। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है, ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता है। इनका जो निर्माण है ये अंतर्जात बलों के द्वारा, पर्वत जो बनते हैं वलित पर्वतों का जब निर्माण होता है उसी के समय इनका भी निर्माण होता है। ठीक, यानी कि किसी भी भूसन्नति के किनारों पर जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं यदि उनका निर्माण हो जाए तो उनका जो मध्यवर्ती भाग है ये वलन यानी फोल्ड की क्रिया से मुक्त रहता है, अप्रभावित रहता है। और जब वो जो इनका मध्य पार्ट होता है उसमें कुछ उभार आ जाए, उड़ जाए वो, तो वही अंतरा पर्वतीय पर्वतों का निर्माण करता है, पठारों का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों पार्ट हैं, ये उड़ गए, अब बीच वाला पार्ट वलन की क्रिया से अप्रभावित रहा। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं वलन में कुछ पार्ट आता है, मान लीजिए यहाँ का आया, यहाँ का आया। अब हो सकता है ऐसा पार्ट आए जो ये वलन से अप्रभावित रहे, तो ये वाला जो है इस पार्ट में किसी न किसी प्रकार से कुछ उत्थान देखने को मिल जाता है। तो जब यहाँ पे उत्थान हो जाता है तो यही आसपास के पर्वतों की अपेक्षा ये छोटा होता है, चौरस ढाल वाला होता है, इनका सपाट जो है मेज के नुमा होता है, इसीलिए इसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है, क्योंकि ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता है। अंतर पर्वतीय मतलब चारों ओर से पर्वतों से ये घिरा होता है। उदाहरण के तौर पे आप तिब्बत का पठार देख सकते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद बोलिविया पेरू का पठार है, कोलंबिया का पठार है, मैक्सिको का पठार है। ठीक, यदि आप देखें तिब्बत की पठार की बात हम लोग कर लें तो तिब्बत का पठार आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका इंडिया का मैप यदि हम लोग देखें, ठीक, तो तिब्बत मान लीजिए आपका यहाँ पे, ये आपका नेपाल हो गया, भूटान है, ये तिब्बत का पठार मान लीजिए यहाँ पे है। तो नीचे इधर हिमालय आपका हो गया, इधर चीन का जो पठार क्षेत्र है, तो ये सभी आपका यहाँ पे चारों ओर से इसको घेरे हुए हैं। क्लियर हुआ। इसी तरह से मैक्सिको पठार भी है। तो ये जब आपको देखने को मिले कि अंतर पर्वतीय चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार आपका ज्वालामुखी निर्मित पठार भी है। ज़्यादा सटीक कोलंबिया पठार को ज्वालामुखी निर्मित पठार कहना ही उचित रहेगा। दूसरा जो पार्ट है वो है पिडमांड पठार या पिडमांड प्लेट्यू या गिरिपद पठार। तो गिरिपद पठार क्या होता है कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उनकी तलाटी में जो पठार देखने को मिलता है, इन्हें गिरिपद या पर्वतपदीय पठार भी कहते हैं। इसमें देखा जाए तो इसका एक तरफ जो है भाग ऊंचे पर्वतों से और दूसरी तरफ मैदानों या सागरों से घिरा होता है। जैसे यूएसए का जो है आपका पिडमांड पठार है, दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार है। इसमें क्या होता है गिरिपद में मान लीजिए ये ऊंचा पर्वत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचाई हो गया, ठीक, और इधर आपका मैदान हो गया। तो ये जो पार्ट होगा इसे पिडमांड प्लेट्यू कहा जाता है, क्योंकि ये पर्वतपदीय क्षेत्रों में इसका निर्माण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गुंबदाकार पठार या डोम शेप्ड प्लेट्यू। डोम शेप्ड प्लेट्यू क्या होता है कि ये जब फोल्ड प्रक्रिया होती है यानी फोल्डिंग की क्रिया होती है तो वलन की क्रिया के द्वारा जब किसी स्थल खंड के बीच का भाग गुंबद के आकार में उठ जाता है। मान लीजिए कोई स्थल खंड है, ये इसके बीच का भाग गुंबद की नुमा उठ जाए और उसका ऊपर जो शेप है वो गोलाकार रहे, ठीक, और चौरस रहे, तो इसे क्या बोला जाएगा, गुंबदाकार प्लेट्यू बोला जाता है। ज्वालामुखी लावा के द्वारा भी ऐसे पठार निर्मित होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसए का औजार पठार है, भारत का छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है, डोम शेप्ड प्लेट्यू गुंबदाकार पठार है। इसके अंतर्गत रामगढ़ का जो गुंबद है पठार है जो चंबल घाटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये भी आपका डोम शेप्ड प्लेट्यू के अंतर्गत आएगा। अगला है महाद्वीपीय पठार या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है, ये बहुत ही विस्तृत होता है। ये या तो पर्वतीय भागों से दूर किसी सागर के तट में या मैदानों से ये घिरा होता है।
कभी कभी ये विस्तृत ज्वालामुखी लावा के निक्षेप से भी इनका निर्माण होता है। यदि हम लोग बात करें तो मान लीजिए सागर तट में कोई द्वीप उभर के आ गया, ठीक, और ये सपाट इस तरह से है, तो ये कहा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। या फिर मैदान है, उसमें ये आपका गुंबदाकार गुंबदनुमा उठ गया, बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है, तो भी आपका क्या बोला जाएगा, महाद्वीपीय पठार है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। उदाहरण के तौर पे आप प्रायद्वीपीय पठार को देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार आपका पूरा ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है। ग्रीनलैंड का पठार आप देख सकते हैं, अरब का पठार है, आर्कटिक का पठार है, ठीक, ये सभी आपका इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला है तटीय पठार यानी कोस्टल प्लेट्यू। तो कोस्टल प्लेट्यू क्या होता है, ये सागर तट के समीप स्थित होते हैं। जो कोस्टल प्लेट्यू होता है ये सागर तट के समीप स्थित जो पठार है तटीय पठार कहा जाता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो ये कोरोमंडल का जो तट है प्रायद्वीपीय भारत में, ये आपका कोस्टल प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखेंगे कोरोमंडल के पास इधर तो आपका सागर तट हो गया, ठीक, और इधर आपका ये पर्वत पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे जो प्लेट्यू टाइप का एक उच्चावच देखने को मिलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेट्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार या से निर्मित पठार यानी कि वल्केनिक प्लेट्यू या ज्वालामुखी पठार। तो वल्केनिक प्लेट्यू का इनका निर्माण होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसका जमाव हो जाता है, उसके जमाव की वजह जो पठार का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी या वल्केनिक प्लेट्यू कहा जाता है। दक्कन का जो पठार है ये क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय पठार पर लावा के जमाव से बना हुआ था, ठीक, तो इसीलिए इसे एक ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। ज्वालामुखी पठार पे जो मृदा होती है वो कैसी मृदा होगी, काली मृदा होती है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। कपास और गन्ने की खेती यहाँ पे बड़े स्तर पे होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि दक्कन के पठार पे स्थित जैसे आपका महाराष्ट्र का ज़्यादा क्षेत्र आता है, ये सभी में आप कपास और गन्ने की खेती के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। कोलंबिया पठार यूएसए में है, इसे अंतरा पर्वतीय पठार भी कहा जाता है जैसा आपने देखा, लेकिन इसमें ज़्यादा सटीक कहना ज्वालामुखी पठार ही उचित रहेगा। नेक्स्ट है पठारों का आर्थिक महत्व। अब तक आपने देखा पठारों के बारे में, अब पठारों के आर्थिक महत्व की भी चर्चा कर लें। आखिर पठारों को हम पढ़ते क्यों हैं, इतने टाइप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। तो ज़रूरत यही है कि क्योंकि जो पठार है इनका आर्थिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि ये खनिज संपन्न क्षेत्र होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास होता है। कृषि, यातायात, जनसंख्या आदि की दृष्टि से पठारों का महत्व जो है मैदानों से कहीं कम नहीं है, लेकिन पर्वतों से निश्चित ही अधिक होता है पठारों का महत्व। वनस्पति की दृष्टि से भी पठार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पठारों पर ज़्यादातर मूल्यवान जो चीज़ें पाई जाती हैं, यदि हम लोग देखें तो खनिज भंडार की दृष्टि से आपका पठार महत्वपूर्ण होता है। पठार में विभिन्न प्रकार के फास्फेट, लवण या तत्व देखने को मिलता है। अभ्रक, मैग्नीज, धातु, अधातु, खनिज, ठीक, ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यदि इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप कनेडियन सील्ड को एग्जाम्पल मिलेंगे, तो कनेडियन सील्ड को पठार के अंतर्गत यदि मान लिया जाए तो निश्चित रूप से यह देखा जाएगा कि कनाडियल सील्ड में जो सडबरी की खान है ये निकल के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है, जहाँ पे कनाडा ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक निकल उत्पादन करने वाली ये खाने हैं। यहाँ विश्व का लगभग 90% निकल का उत्पादन यहीं से होता है। 50% तांबा होता है कनाडा का, सडबरी खान से कनाडा का लगभग 50% तांबा यहीं से निकाला जाता है। सोने का उत्पादन आपका कनेडियन सील्ड से ही होता है, ठीक। तो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपका खुदाई से यहाँ पे खनन से प्राप्त होता है पठारों से, ठीक। आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार है, हजारीबाग है। छोटा नागपुर पठार से हजारीबाग से भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का यहाँ पे खाने बनाई गई हैं। कोयला हो गया, ये सभी का यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है। यदि कर्नाटक की कोलार की खान की बात करें तो ये भी आपका भारत का एकमात्र सोने की प्रसिद्ध खाने हैं। मैक्सिको का जो पठार है ये पूरा खनिज भंडार ही कहा जाता है, ठीक।
आगे देखें तो कृषि की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि ये लावा निर्मित पठार हो गया तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी की वजह से कहाँ पे कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में देखने को मिलेगी। यहाँ पे लेटेराइट और लाल मृदाएँ हुआ करती हैं, लेकिन अनुपजाऊ तो होती है, लेकिन अब वर्तमान में जो तकनीकी जानकारी अब काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी है इसके बारे में, तो लोग उस पर खेती करते हैं, विभिन्न अनाजों को यहाँ पे उगाते हैं। लावा निर्मित जो पठार होते हैं वहाँ पे काली मिट्टी जो कृषि के लिए बहुत ही सुलभ मानी जाती है। यदि हम लोग दक्षिण भारत के पठारों की बात करें तो यहाँ पे काली या रेगुड़ जो मृदा है ये कपास और गेहूँ की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यदि ऊबड़ खाबड़ जो चट्टानें हैं या सतहें हैं इन पे हम लोग देखें तो पठारों पर नहरों या कुओं का खोदना कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंचाई की असुविधा होती है जो इसके लिए बाधक होता है। तो यदि देखें तो भारत में नहर और कुओं की भरमार तो है ही है, जबकि जो दक्षिण का पठार है इस पर काफ़ी कमी है कुओं की, क्योंकि कई सौ मीटर इनकी मान लीजिए ऊंचाई होगी, खुदाई किया गया तो कई सौ मीटर नीचे जाना पड़ेगा, तो उतने नीचे से पानी ख़त्म भी यहाँ पे हो जाता है जल्दी। गहराई बढ़ती जाएगी तो बहुत ज़्यादा लागत भी लगेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे जल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाए। पशुपालन हेतु भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये बहुत ही उपयुक्त रहती है। यहाँ पे लोग पशुचारण करने और विचरणशील करने के लिए भी जाते हैं, पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। पर्यटन स्थल भी आपका ये पठार होते हैं, पर्यटन के रूप में लोग यहाँ पे देखने आते हैं, जो अच्छे अच्छे यहाँ पे आपका जलप्रपातों का भी निर्माण हो जाता है। यातायात में भी ये बाधा होता है, क्योंकि इनकी जो चट्टानें होती हैं उसको काफ़ी कठोर वो होती है, उसको काट पीट के और यातायात सुलभ जो मार्ग है उसका निर्माण करना काफ़ी खर्चीला होता है, इसलिए यातायात का बाधा ये उत्पन्न करते हैं। मैदानों की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा चौड़े जो है अधोसंरचना विकास या सड़कें नहीं बनाई जा सकती हैं। अगला है जलवायु यहाँ की शीतल होती है, जो मैदानों की अपेक्षा काफ़ी उपयुक्त भी होती है और अच्छी भी होती है। ठीक, मानो कि यहाँ पे कई आवास भी होते हैं। गर्म प्रदेश भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे शुष्क मरुस्थल या गर्म मरुस्थल आपका अरब का पठार हो गया। मंगोलिया का जो क्षेत्र है वो आपका अलग जलवायु की विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, मंगोलिया। ठीक, तो ये टोटल हम लोगों ने कि आर्थिक महत्व क्या है पठारों का ये देख लिया। आगे अब देखिए यहाँ पे कुछ पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत हैं जो आपकी परीक्षाओं में तो पूछे जाते हैं, हालांकि नेट में तो ये श्योर है आता ही आता है, लेकिन टीजीटी में भी कभी कभी यहाँ पे प्रश्न आपका दे देता है। तो कोबर ने जो पर्वत निर्माण से था, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न ये भी पूछता है, सिद्धांत देगा, पूछ लेता है कि किससे संबंधित है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत देख रहे हैं हम लोग। भूसन्नति सिद्धांत है कोबर का, जेफरीज का तापी संकुचन सिद्धांत है, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत है, मैकेंजी मॉर्गन और हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। ठीक, अब आगे यहाँ पे कुछ इंक्लूड किया गया है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, पठारों का नाम और उनकी स्थिति। तिब्बत का पठार कहाँ पे है? मध्य एशिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य या क्या या पूर्वी कर सकते हैं। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में ही है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत में, ईरान का पठार ईरान में, अरब का पठार सऊदी अरेबिया में, अनातोलिया टर्की में। अब देखिए ऊपर आपने देखा तो ज़्यादातर चीज़ें जो पठार है उस देश के नाम से ही उसका नामकरण कर दिया गया है, लेकिन जिनका नहीं किया गया उनको आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में हो गया, बोलीविया का पठार बोलीविया में, मैक्सिको पठार मैक्सिको में है, अनातोलिया कहाँ पे है? टर्की में है। कोलंबिया आपका यूएसए में, याद रखिए, कोलोराडो यूएसए में है, ग्रीनलैंड आपका ग्रीनलैंड में ही है। मेडागास्कर पठार मेडागास्कर यूनान दक्षिण पूर्वी एशिया यूनान है। ठीक, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया सोमाली, यूकान का पठार आपका अलास्का में, ग्रेट बेसिन का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब यहाँ पे देखिए मैप भी ऐड किया गया है। मैप में आप देखते चलिएगा कि कौन किससे संबंधित है।
अभी 1 नंबर 2 नंबर से हम आपको यहाँ पे बताते चलेंगे और नीचे आपका दिया भी है नंबरिंग। पहले तो आप हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी का नंबरिंग में, या फिर हम यहाँ पे मैप में दिखा दे रहे हैं। और आप लोग भी यदि हो सके तो आप लोग मैप बना लीजिए, या आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैप आप लिए रखिए, आउटलाइन का जो मैप आता है उसको आप यहाँ पे लिए रखिए। तो यहाँ से देखिए नंबर 1 है, तो नंबर 1 आप देखेंगे क्या है, ये ग्रीनलैंड का पठार है। आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर आपका ये आपका, और ये जो है ये पार्ट आपका हो गया ग्रीनलैंड का पठार। दूसरा नंबर ये आपका अलास्का का पठार है। 3 नंबर पे ये कोलंबिया का पठार है। 4 नंबर पे कौन सा पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार है, ये ग्रेट बेसिन हो गया। 5वें पे आपका कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो नदी है ना, ठीक, कोलोराडो का पठार हो गया। 6ठा आपका मैक्सिको का पठार है, ये जो है आपका मैक्सिको आ गया लैटिन अमेरिका में हम लोग, या मध्य अमेरिका आप कह सकते हैं, ठीक, मैक्सिको का पठार हो गया 6 नंबर। 7 नंबर पे आपका चियापस का पठार है, और यहीं पे आप देखिए यहाँ पे आपका ओजार का पठार हो गया, यहाँ लारेसियन पठार है, ये आपका ओजार का पठार है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। 7वें नंबर पे जो है ये चियापास का पठार है, चियापस का पठार, ठीक। 8वें नंबर पे आपका ब्राज़ील का पठार है। 9वें नंबर पे आपका बोलीविया का पठार है। बोलीविया के बाद आइए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका पैटागोनिया का पठार है। यहाँ से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको। अब ये आपका अर्जेंटीना पैटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया, ठीक। 9 तक क्लियर हुआ। 10वां देखिए, 9वां में आपने देखा बोलीविया। 10 नंबर पे मसेटा का पठार है, 10 नंबर पे आपका मसेटा का पठार है, ठीक। 11 पे यहाँ पे देखिए 11 नंबर पे, 11 नंबर पे आपका तिब्बत का पठार है। ये इधर भी पर्वत से घिरा है, इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ। 11 नंबर पे आपका तिब्बत पठार हो गया। 12 नंबर पे आपका मंगोलिया का पठार है, मंगोलिया। वैसे तो मंगोलिया यहाँ पे थोड़ा सा इधर छोड़ के करना चाहिए, ठीक। मंगोलिया हो गया 12 नंबर पे। 13 पे आपका है यूनान का पठार, 13 पे आपका यूनान का पठार है, यहाँ पे देखिए यूनान का पठार हो गया। 14 पे आपका ईरान का पठार है, तो यहाँ पे ये ईरान में हो गया 14 पे। 15 पे आपका अरब का पठार है, सऊदी अरेबिया में हो गया। 16 आपका टर्की का पठार है, अनातोलिया। प्रायद्वीपीय पठार जो भारत है ये 17 नंबर पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे। 18 नंबर पे क्या है, तो 18 नंबर पे आपका अबिसिनिया का पठार है। 19 नंबर पे दक्षिण अफ्रीका का पठार है। 20 नंबर पे मालागासी का पठार है। 21 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का पठार है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे भी और छोटे छोटे नाम देखने को मिलेंगे, बस इतना आप जानिए कि ये चीज़ें जो मैपिंग से आपको बताएगी ये याद हो, उसके बाद आप पूरा कर जाएंगे, उसमें बहुत समस्या नहीं होगी, ठीक। तो ये पूरा रहा है जो आपका पठारों से रिलेटेड रहा है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता आपको नहीं है, और जो प्रश्न आपके बनेंगे इन्हीं से आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।